नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल ने इस साल बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम के निर्यात से रिकॉर्ड 12 अरब नेपाली रुपए यानी कि लगभग 1200 करोड़ रुपए की कमाई की। यह नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा इलायची निर्यात राजस्व है। लेकिन कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस व्यापार में भारत की भूमिका क्या है? पाकिस्तान क्यों सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया? और आखिर क्यों नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक होने के बावजूद पूरा कमाई नहीं कर पा रहा है? आज हम इस पूरे वीडियो में इस विषय को विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। नेपाल से देखने वाले सारे साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप पहले पूरे वीडियो को देख लिया कीजिए, फिर आप जितना भी गाली देना है, जितना भी गंदे गंदे कमेंट्स करने हैं आप कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देख लीजिए। मैंने कहीं भी वीडियो में नेपाल के बारे में कोई भी गलत बात नहीं बोली, कहीं मैं नहीं बोलता हूं। मैं एकदम तटस्थ रहता हूं। अगर शुरुआत में आप मेरे विचारों को आधा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं आपके देश के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर आप तो तटस्थ हो। इसलिए पूरी वीडियो देखा कीजिए, कल की वीडियो, आज सुबह की वीडियो, जो भी वीडियो आप देखिए। देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा और आपके लिए अच्छा, आप हमारे दुश्मन नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है नेपाल बना नंबर 1, इलायची का बड़ा खेल। नेपाल ने रचा इतिहास, नेपाल से भारत, भारत से पाकिस्तान, इसी के ऊपर चर्चा होगी। और काठमांडू पोस्ट जो है वो इस न्यूज को कवर कर रहा है, लिखता है नेपाल अर्न्स रिकॉर्ड ₹12 बिलियन फ्रॉम लार्ज कार्डमम export earning rose despite modest production growth. Traders urged diversification beyond India and stronger direct access to Middle East and South Asian market. तो चलिए, दुनिया की 52% इलायची जो है वो नेपाल में पैदा होती है। और इस पूरे मामले को आप समझते हैं कि नेपाल इस समय इतनी चर्चा में क्यों है। साथियों, वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 11 महीने में नेपाल ने लगभग 6034 टन बड़ी इलायची का निर्यात किया। इस निर्यात ने नेपाल को करीब 12.01 अरब नेपाली रुपए की कमाई कराई। यह केवल एक सामान्य व्यापारिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि नेपाल के इतिहास में बड़ी इलायची से हुई सबसे अधिक निर्यात आय मानी जा रही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रिकॉर्ड कमाई के पीछे उत्पादन में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं था। यानी किसानों ने पहले ही की तुलना में बहुत ज्यादा इलायची पैदा नहीं की, फिर भी देश की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। तो सवाल यह उठता है कि यह कैसे हुआ? और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी ऊंची कीमतें। साथियों, वैश्विक स्तर पर आपूर्ति सीमित रहने और मांग मजबूत बने रहने के कारण बड़ी इलायची की कीमतें पूरे साल ऊंचे स्तर पर बनी रही। नेपाल में इस वर्ष बड़ी इलायची का औसत बाजार भाव लगभग 2500 नेपाली रुपए प्रति किलो के आसपास जो स्थिर रहा। जब कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती है तो उसी मात्रा में निर्यात से भी कहीं अधिक कमाई होती है। और यही वजह है कि उत्पादन में मामूली वृद्धि के बावजूद निर्यात आय रिकॉर्ड स्तर तक जो है वो पहुंच गया। नेपाल की रिकॉर्ड कमाई 1200 करोड़ जो है वो रुपए हुई है। नेपाल की काली इलायची जो है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और फिर हम चर्चा भी करेंगे क्यों ये खास है। अब हमने कहा कि उत्पादन में मामूली वृद्धि के बावजूद निर्यात और आय रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। और इसका सीधा लाभ जो है वो दो वर्गों को मिला है। पहला, पहाड़ी क्षेत्रों के किसान जिन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिला, और दूसरा, निर्यातक एवं व्यापारी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर फायदा मिला। यानी यह वर्ष नेपाल के इलायची क्षेत्र के केवल उत्पादन का नहीं बल्कि मुनाफे और निर्यात आय का स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ। अब नेपाल की जो एक काली इलायची है खास क्यों है, ये प्रश्न है। दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय क्यों है? दरअसल साथियों, नेपाल की बड़ी इलायची लार्ज कार्डमम केवल एक मसाला नहीं बल्कि उसकी एक महत्वपूर्ण निर्यात पहचान बन चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये जो काली इलायची है, ब्लैक कार्डमम के नाम से जो जानी जाती है, नेपाल की इलायची की सबसे खासियत है इसका स्मोकी एरोमा, यानी धुएं जैसी विशिष्ट सुगंध। यह सुगंध प्राकृतिक रूप से नहीं आती बल्कि इसके पीछे पारंपरिक प्रसंस्करण तकनीक होती है। फसल की जब कटाई होती है तो कटाई के बाद इलायची को विशेष प्रकार के पारंपरिक भट्टियों, जिसको कि ड्राइंग किल्स कहते हैं, उसमें धीरे धीरे सुखाया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान धुएं का प्रभाव इलायची के दानों के ऊपर पड़ता है, जिससे उसमें एक अलग तरह की खुशबू और स्वाद जो है विकसित हो जाती है। और यही विशेषता नेपाली इलायची को अन्य देशों की इलायची से जो है वह अलग एक पहचान दिलाती है। दुनिया के कई देशों में इसे मसालों, मांसाहारी व्यंजनों
बिरयानी, करी, सूप और पारंपरिक खाद्य पदार्थों में विशेष स्वाद देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण नेपाल की बड़ी इलायची की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी के देशों में नेपाली इलायची को प्रीमियम मसाले के रूप में देखा जाता है। इन क्षेत्रों में बढ़ती आबादी, खाद्य उद्योग का विस्तार और पारंपरिक व्यंजनों में मसाले की उच्च खपत ने नेपाली इलायची की मांग को और मजबूत किया है। और यही वजह है कि आज नेपाल की बड़ी इलायची केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि वैश्विक मसाला बाजार में नेपाल की पहचान और विदेशी मुद्रा कमाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। अब जैसा कि हमने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो नेपाल है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। अक्सर लोग मसालों के मामले में ये समझते हैं कि भारत का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन बड़ी इलायची के उत्पादन में नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार दुनिया में होने वाले कुल बड़ी इलायची उत्पादन में लगभग 52% हिस्सा जो है वह अकेले नेपाल से आता है। उसके बाद इंडिया का स्थान आता है, जिसका वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 37% जो है वो माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक नेपाल है। काली इलायची नेपाल अग्रणी है। कारण है उच्च गुणवत्ता, हिमालयी असली स्वाद है, प्राकृतिक खेती है, 100% ऑर्गेनिक तरीका होता है, 80 देशों में इसका निर्यात होता है, रोजगार के स्रोत हैं, लाखों की शान इस पर है। नेपाल से जो ये इलायची जाती है वो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जा रही है। बड़ी इलायची का हिस्सेदारी अगर हम बात करें तो 85% नेपाल, 10% भारत, 5% भूटान और अन्य देशों में होता है। नेपाल में जो बड़ी इलायची होती है उसका 99% जो है वो इलायची भारत ही खरीदता है। तो हमने जो बात कहा कि अगर हम नेपाल के बाद देखें तो भारत, और भारत के बाद भूटान का नंबर जो आ रहा है वो है 11%, तीसरे स्थान पर। यानी दुनिया के आधे से अधिक बड़ी इलायची की आपूर्ति नेपाल के किसानों के द्वारा की जा रही। नेपाल की बड़ी इलायची की खेती किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, देश के लगभग 46 जिलों में इसकी खेती की जाती है, विशेषकर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां की जलवायु और ऊंचाई इस फसल के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। इन सभी क्षेत्रों में तपलेजंग सबसे बड़ा जो है उत्पादक जिला माना जाता है, और इसका कारण है कि वहां क्षेत्र की ऊंचाई, वहां का तापमान वर्षा की दृष्टि से इलायची के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। इसके अलावा इलम, पंचथर, धनकुटा, भोजपुर और शंखुआ वासा ये सभी बड़े जो है उत्पादन करने वाले केंद्र के रूप में माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन पहाड़ी जिलों में बड़ी इलायची केवल एक कृषि फसल नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। और यही कारण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलायची के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा लाभ नेपाल के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा डेटा है 2021-22 से लेकर 25-26 तक। अगर हम बात करें तो 2021-22 में जो क्वांटिटी थी वो 5367 टन थी। 2025-26 में इसकी आप देखिए, इसका आप देखिए क्वांटिटी देखिए। लेकिन अगर हम बात करें तो आप यहाँ एक्सपोर्ट वैल्यू देखिए। आप देखिए जब 9,991 टन था तो उस समय रेट बहुत ज्यादा नहीं था, मात्र 8.27 बिलियन। लेकिन इस बार रेट ज्यादा होने के चलते 12.01 बिलियन के आसपास जो है वो लाभ मिला। और इस प्रकार बड़ी इलायची नेपाल के लिए केवल एक मसाला नहीं, बल्कि कृषि निर्यात, ग्रामीण रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जन का एक रणनीतिक उत्पाद बन चुका है। अब आते हैं इस पूरे कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। सवाल यह कि नेपाल इतनी बड़ी मात्रा में इलायची पैदा करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो हमने कहा 99% तो इलायची इंडिया खरीद लेता है। नेपाल से निर्यात होने वाली बड़ी इलायची इंडिया आती है, और यहां से इस व्यापार की असली रणनीतिक तस्वीर जो है वो सामने आती है। नेपाल के अधिकांश इलायची सीधे दुनिया के विभिन्न बाजारों तक नहीं पहुंच पाती है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है साथियों। तो पहले यह माल भारत के व्यापारिक नेटवर्क में प्रवेश करता है। इसके बाद भारतीय व्यापारी, प्रोसेसर, निर्यातक इसे अलग अलग देशों के बाजार में पहुंचाते हैं। यानी कि उत्पादन केंद्र जो है, प्रोडक्शन हब नेपाल है, जबकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हब जो है वो क्या है? इंडिया है। भारत के पास पहले विकसित निर्यातक नेटवर्क, बड़े मसाला व्यापारी, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को स्थापित संपर्क, बंदरगाहों तक पहुंच और वैश्विक व्यापारिक अवसंरचना पहले से मौजूद है। और इसी वजह से नेपाल के लिए भारत केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि उसकी इलायची निर्यात श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बन गया। यदि नेपाल को अपने उत्पाद को मध्य पूर्व, खाड़ी देश, यूरोप या अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है तो अधिकांश मामलों में भारतीय व्यापारिक नेटवर्क का ही वो प्रयोग करता है। और यही कारण है कि नेपाल की इलायची अर्थव्यवस्था और भारत के मसाला व्यापार के बीच एक गहरा आर्थिक संबंध जो है विकसित हो चुका है। साथियों, इलायची नेपाल के खेतों में उगती है, लेकिन दुनिया के बाजारों में पहुंचाने के लिए भारत की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और यही वजह है कि भारत आज इस पूरे व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन हब बन जाता है, जबकि नेपाल वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक।
अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, वो है पाकिस्तान का कनेक्शन। इस व्यापार का केंद्र नेपाल और भारत है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता में जो है वो पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उद्योग से जुड़े कई व्यापारिक अनुमानों के अनुसार भारत से पुनः निर्यात जो होने वाले इस बड़ी इलायची का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के बाजार तक जो है वो पहुंच रहा है। और इसकी वजह है पाकिस्तान की खाद्य संस्कृति, जहां बड़ी इलायची का उपयोग काफी व्यापक होता है। जैसे पाकिस्तान में बिरयानी, कबाब, निहारी, कोरमा, पुलाव, अन्य जो भी मांसाहारी व्यंजन बनते हैं उसमें बड़ी इलायची एक महत्वपूर्ण मसाले के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कई धार्मिक आयोजन, पारंपरिक भोजों, विशेष अवसरों पर इसकी मांग बढ़ जाती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बड़ी इलायची के प्रमुख उपभोक्ता बाजारों में गिना जा रहा है। और इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला को देखें तो एक रोचक आर्थिक त्रिकोण दिखता है। नेपाल क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। भारत प्रोसेसिंग और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। यानी कि एक ही कृषि उत्पाद तीन देशों में अलग अलग भूमिका जो है वो निभा रहा है। सत्य, नेपाल के किसानों की आय, भारत के व्यापारिक नेटवर्क और पाकिस्तान के उपभोक्ता की मांग, ये तीनों मिलाकर क्षेत्रीय व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ी इलायची केवल एक मसाला नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की परस्पर जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था का एक दिलचस्प उदाहरण भी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पाकिस्तान को जाने वाली वास्तविक मात्रा वर्ष दर वर्ष जो है बदल सकती है। विभिन्न स्रोत अलग अलग अनुमान देते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि पाकिस्तान लंबे समय से बड़ी इलायची के महत्वपूर्ण उपभोक्ता बाजार में एक रहा है। और इस प्रकार बड़ी इलायची का व्यापार हमें यह भी दिखाता है कि कई बार राजनीतिक मतभेदों के बावजूद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था व्यापार के माध्यम से एक दूसरे को गहराई से जुड़े हुए। नेपाल के व्यापार विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि भारत केवल खरीदार नहीं है, भारत री एक्सपोर्टर भी है। भारत री एक्सपोर्ट भी कर रहा है, यानी नेपाल से खरीदकर पाकिस्तान, यूएई, कतर और खाड़ी देशों को बेच रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, ट्रेडिंग का अतिरिक्त लाभ जो है वो किसको मिल रहा है? भारत को मिल रहा है। नेपाल का दावा है कि अंतिम बाजारों में कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और कुछ रिपोर्टों के अनुसार खाड़ी देशों में खुदरा स्तर पर कीमतें बेहद ऊंची रहती है। और यही वजह है कि नेपाल अब सीधे निर्यात बढ़ाने की बात कर रहा है। अब तक हमने नेपाल की सफलता की कहानी देखी साथियों, लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ चुनौतियां भी छुपी होती है। बड़ी इलायची के मामले में नेपाल को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती है उसका कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। नेपाल आज दुनिया का सबसे बड़ा बड़ी इलायची का उत्पादक देश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी भी अपेक्षाकृत काफी कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नेपाल की बड़ी इलायची की औसत उत्पादकता 531 किलोमीटर सॉरी माफ कीजिएगा 531 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास। वहीं इंडिया में कई इलायची उत्पादक क्षेत्रों में यह आंकड़ा 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बताया जाता है। इसका मतलब है कि समान भूमि क्षेत्र में भारत कई गुना अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहा है। यदि नेपाल आधुनिक खेती तकनीक, बेहतर पौधे की सामग्री, सिंचाई और वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन को बढ़ावा दे तो उसका उत्पादन और किसानों की आय जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो पाकिस्तान नेपाल के साथ है, वो क्या है? लॉजिस्टिक और परिवहन। सचिन, नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसके पास अपना समुद्री बंदरगाह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक माल पहुंचाने के लिए उसे पड़ोसी देशों के बंदरगाह और परिवहन नेटवर्क के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इससे परिवहन लागत बढ़ती है, समय अधिक लगता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अतिरिक्त दबाव पैदा होता है। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो भारत पर अत्यधिक निर्भरता। जैसा कि हमने पहले देखा कि नेपाल की बड़ी इलायची का अधिकांश निर्यात भारत के माध्यम से हो रहा है। यदि किसी कारण से व्यापारिक नियम बदलते हैं, मांग घटती है या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आता है, तो इसका सीधा प्रभाव नेपाल के किसानों और निर्यातकों पर पड़ सकता है। यानी आज नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक तो है, लेकिन उसका निर्यात ढांचा अभी भी पर्याप्त रूप से डाइवर्सिफाइड नहीं है। यानी कि सरल शब्दों में समझे तो उत्पादन में नेपाल विश्व नेता है, लेकिन उत्पादकता बढ़ानी है, निर्यात लागत कम करनी है, नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच विकसित करनी है। यही सब चुनौतियां जो है जिन्हें हल करके नेपाल आने वाले वर्षों में अपनी इलायची उद्योग को अधिक मजबूत बना सकता है। तो प्रश्न यही है कि क्या नेपाल भारत को बाईपास करना चाहता है? सत्य, नेपाल के व्यापार और निर्यात संवर्धन केंद्र ने एक सुझाव दिया है कि नेपाल को बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई, कतर, अन्य देशों तक सीधी पहुंच बनानी चाहिए। बांग्लादेश को संभावित बड़ा बाजार माना जा रहा है, पाकिस्तान में अवसर है, लेकिन वर्तमान में नेपाल की अधिकांश जानकारी और पहुंच भारत के माध्यम से ही जो है, इसलिए नेपाल सीधे बाजार तक पहुंचने की रणनीति बना तो रहा है, लेकिन समस्या है। अब आते हैं इस पूरे कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक पहलू पर। सवाल यह है कि क्या बड़ी इलायची का यह व्यापार भविष्य में भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का रूप ले सकता है? सबसे फिलहाल ऐसा कोई उम्मीद तो नहीं, क्योंकि इसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज भी नेपाल की बड़ी इलायची को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का काम इंडिया करता है, यानी कि इंडिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उसे भारत के बंदरगाह, सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक ढांचों पर काफी हद तक निर्भर रहना है।
और यही कारण है कि भारत केवल नेपाल का पड़ोसी देश नहीं है बल्कि उसकी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। वर्तमान व्यवस्था में दोनों देश लाभ मिलता है। नेपाल उत्पादन कर रहा है, भारत व्यापार और वितरण का प्रबंधन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उत्पाद को पहुंचा रहा है। लेकिन आने वाले वर्षों में तस्वीर कुछ बदल सकती है। यदि नेपाल अपने निर्यात नेटवर्क को मजबूत करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय बाजारों तक सीधी पहुंच विकसित कर लेता है तो उसे अपने उत्पाद का अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है। इससे नेपाल की विदेशी मुद्रा आय, किसानों की कमाई दोनों बढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा। इसके लिए बेहतर लॉजिस्टिक, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और नए व्यापारिक समझौते की आवश्यकता होगी। और यही कारण है कि यह केवल एक कृषि उत्पाद की कहानी नहीं है। यह दक्षिण एशिया के व्यापारिक नेटवर्क, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन, आर्थिक जियोपॉलिटिक्स यानी कि इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। नेपाल आज बड़ी इलायची के माध्यम से दिखा रहा है कि छोटी अर्थव्यवस्था भी वैश्विक कृषि बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है यदि उसके पास कोई विशिष्ट उत्पाद और मजबूत निर्यात क्षमता है। साथियों, नेपाल दुनिया के लगभग 52% इलायची पैदा कर रहा है, लेकिन क्या उसे उसकी वास्तविक कीमत और पूरा आर्थिक लाभ मिल रहा है, या फिर सबसे बड़ा फायदा अभी भी भारत के व्यापारिक नेटवर्क और अंतिम उपभोक्ता बाजारों को मिल रहा है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही साथियों, नेपाल ने इस साल बड़ी इलायची के निर्यात में इतिहास तो रचा है, लगभग 1200 करोड़ का रिकॉर्ड कमाई भी किया है। नेपाल केवल पर्यटन और विदेशी रोजगार पर निर्भर देश नहीं है बल्कि कृषि निर्यात में भी एक वैश्विक पहचान बन सकता है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती छुपी है कि नेपाल दुनिया का 52% इलायची पैदा करने के बाद भी 99% निर्यात जो है भारत के माध्यम से कर रहा है। यानी कि उत्पादन के नेपाल करता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर पाकिस्तान, खाड़ी देश, बांग्लादेश जैसे बाजार नेपाल के लिए भविष्य के बड़े अवसर है। यदि नेपाल सीधा इन बाजारों तक पहुंच बनाने का सफल बनाता है तो बेहतर लॉजिस्टिक विकसित करता है, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर निवेश करता है तो आने वाले वर्षों में उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। और इस कहानी का एक बड़ा सबक यह भी मिलता है कि केवल उत्पादन करना पर्याप्त नहीं है, असली कमाई सप्लाई चेन, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग और बाजार तक सीधी पहुंच की। और यही कारण कि आज इलायची केवल एक मसाला नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और क्षेत्रीय भू राजनीति की एक महत्वपूर्ण कहानी बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या नेपाल आने वाले वर्षों में भारत पर अपनी व्यापारिक निर्भरता को जो है वो कम कर पाता है, या फिर भारत ही नेपाल की इलायची की दुनिया को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बन जाता है। आपकी राय क्या है? क्या नेपाल को भारत के लिए के जरिए जो है निर्यात जारी रखना चाहिए या सीधे पाकिस्तान, बांग्लादेश, खाड़ी देशों तक पहुंच बनानी चाहिए? आप अपने विचार को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट नहीं किया होगा तो कमेंट कर दीजिए। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।